हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पहले साइंस के पार्ट फर्स्ट का एक वीडियो कर रखा है, उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप उसको रेफर कर लीजिएगा। अभी जो बताने जा रहा हूँ वो सेट फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है हमारा। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चंस। आपकी तैयारी हमारी समझ से अच्छी चल रही होगी। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्याएं आ रही हैं, आप निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैं प्रयास करूंगा कि उसको अधिक से अधिक सॉल्व कर पाऊं, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में एक अथवा का क्वेश्चन मैं छोड़ रखा था, जो कि अगर मैं बात कर लूं तो ये उपभाग फर्स्ट का क्वेश्चन था, वर्णात्मक प्रश्न का। चौथे का अथवा में क्वेश्चन था हमारा, ठीक है ना। तो इसकी बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है क्वेश्चन कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। हमें उन कारक को क्या करना है, बताना है। और कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसको स्पष्ट कीजिए। तो दो क्वेश्चंस हैं इसमें, और दोनों क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 6 नंबर के हैं। हम देख पा रहे हैं कितने नंबर के हैं, 6 नंबर के हैं। तो 6 नंबर का है, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अच्छे से सारी चीजें बतानी है। देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, पहली बात तो हमारा डिपेंड करता है कि उसमें बहने वाली धारा, कि जितना चालक में हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जितनी धारा बहेगी उतना ही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। मतलब अगर करंट बढ़ रहा है, धारा बढ़ रही है, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात बोल रहा है कि उस पर निर्भर करता है। दूसरा अगर मैं बात कर लूं कि ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब अल्प लंबाई के हमारे क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। मतलब लंबाई कैसी होनी चाहिए, चालक खंड की लंबाई हमारी कैसी होनी चाहिए, जो छोटी लंबाई है जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, लंबाई अगर मेरी बढ़ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। दो फैक्टर पर हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, तीसरा फैक्टर जो होता है वो डिपेंड करता है हमारा किस पे, तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जब दूरी हमारी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। मतलब जहां पे भी चालक हमारा करंट फ्लो कर रहा है, दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होती है, कम होती जाती है। मैंने 3 फैक्टर की बात कर लिया। पहला फैक्टर क्या बताया आपको कि ये धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा बताया अल्प लंबाई के हमारा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा आपको बताया कि ये क्या होता है, ये बीच की दूरी के वर्ग के हमारे क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चौथा है हमारा साइन थीटा, जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक के बीच जो भी हमारे ज्या कोण बनेगा, कोण जो बनेगा, ज्या कोण बनने का मतलब यहाँ पे है साइन थीटा से। किससे मतलब है, साइन थीटा से। इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर मैं बात कर लूं जो हमारा 1 2 3 4 था, ये 3 था, ये 4 था, और ये क्या था, पहला और दूसरा। इन सारों को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे को हम क्या करते हैं, संयुक्त करते हैं, तो हमारा बन जाता है आई डेल एल साइन थीटा अपान कितना, आर स्क्वायर। ये हमारे 4 फैक्टर हैं जिन पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। और इसी को बोलते हैं धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अगर मैं बात करूं, ये तो हमारे फैक्टर है जिसपे क्या करता है, डिपेंड करता है। इस पे अगर हम बात कर लें कि ये दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं मैक्सवेल के दक्षिणावर्त नियम का, जिसको बोलते हैं पेच का नियम। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं फिगर के माध्यम से। तो फिगर के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि हमारा है, यहां हम देख पा रहे हैं कि हमारा थंब है, तो थंब हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, थंब हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको, करंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट को। और ये जो फिंगर हमारा फोल्ड हो रहा है, ये जो हमारी अंगुलियां फोल्ड हो रही हैं, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये हमारा किसको कर रहा है, करंट को, और ये किसको कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक इसी तरीके एक रॉड है हमारा, तो उसके चारों तरफ हमारा थंब के ही डायरेक्शन में हम बात करेंगे। और मान लो करंट नीचे की तरफ फ्लो होता, तो ये किधर की तरफ फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये हमारा होता तब क्लॉकवाइज, और ऐसे हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, जिसको बोल रहे हैं क्या, दक्षिणावर्त नियम हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, दक्षिणावर्त पेच का नियम। यहां देखो बोल भी रहा है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच के नियम से हम जानते हैं कि जैसे हम पेच कसते जाते हैं, इससे अगर पेच कसेंगे तो इधर की तरफ पेच कसेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो इधर की तरफ घुमा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, वही चीज हो रही है कि अगर मैं डाउनवर्ड साइड पे बात कर रहा हूं, देखो मेरा फिंगर देखो, ये किधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है। तो डायरेक्शन किधर होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र का होगा, किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। ये किधर की तरफ जाएगा, करंट किधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। अगर यही चीज ऊपर होगी तो कैसे होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होगी इस डायरेक्शन में, और करंट किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये हमारा बता रहा है। और ये आप ध्यान रखिएगा, आपको लिखते समय एग्जाम में यही लिखना है कि पेच जैसे कसते हैं तो पेचकस के को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच के नोक की धारा बहने की दिशा, पेच के नोक की दिशा किसको, धारा के बहने की दिशा, जिसमें पेच को घुमाने पर अंगूठा हमारा क्या होता है, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, घूम रहा है। अंगूठा के घूमने पर जो हमारी अंगुलियां घूमती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। सीधी सीधी बात समझ में तो आ रहा है कि जब हम
थंब की बात कर रहे हैं, अंगूठे की बात कर रहे हैं, करंट को शो कर रहा है। और ये जो फिंगर हमारा फोल्ड हो रहा है ये किसको शो कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो कर रहा है। या अगर ऊपर करंट जाएगा तो इधर डायरेक्शन में होगा, अगर नीचे करंट में जाएगा तो डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा। ये चीज आपको लिखना है और साफ साफ ये क्या करना है, फिगर बनाना है। ये लिखना है और ये क्या करना है, फिगर बनाना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ये मान के चलिए 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपको दिए, इस पे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा लिखकर अगर फिगर बना दिया साफ साफ। और 3 नंबर वहां जितना बात आपको बताया बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या था आई डेल एल, और हम बात कर लें साइन थीटा अपान कितना था आर स्क्वायर, वो हमारा फैक्टर था जिसपे क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पे अगर हम बात कर ले तो यह कह रहा है कि निम्न यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। पहला कह रहा है एथनोइक अम्ल। देखिए एथनोइक अम्ल बोल रहा है तो मुझे एक बात समझ में आ रही है, COOH जुड़ेगा, COOH जुड़ेगा, क्योंकि ओइक अम्ल का हमारा कितना होता है, COOH ही होता है जब भी हम अनुलग्न लगाते हैं। तो यहां पे अगर बात करें अनुलग्न का मतलब क्या, हम बात कर रहे हैं सफिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे अगर बात कर लें एथेन हमारा है, तो एथेन के लिए हम क्या करेंगे, एक कार्बन पहले ही हो गया, कितने कार्बन की जरूरत है, एक कार्बन की। तो CH3COOH अगर मेरा हो रहा है तो ये किसको शो करेगा, एथनोइक अम्ल। और इसका संरचनात्मक सूत्र भी लिखना है, मतलब अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, H इधर पे होगा, H इधर पे, H इधर पे, कार्बन से कार्बन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड यहां जाएगा, एक O यहां पे और एक क्या होगा H। ये हमारा क्या हो गया संरचनात्मक सूत्र, हमने क्या कर दिया, इसका बना भी दिया और सूत्र क्या कर दिया, लिख भी दिया। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। यहां पे अगर मैं बात कर लूं दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहां पे मेथनॉल का है, किसका है, मेथनॉल का। आपको यहां पे मैंने ग्रुप डाल दिया है कि अलग अलग हमारे क्या होते हैं क्रियात्मक समूह, जिसको बोलते हैं फंक्शनल, हमारे क्या होते हैं ग्रुप होते हैं। यहां पे अगर मैं बात कर लूं कुछ ग्रुप होते हैं क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ऐसा समथिंग होता है, इसको बोलते हैं हैलो एल्केन। क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन। मतलब जो कार्बन के चेन चलते रहेंगे उसमें हमारा क्या होगा, Cl जुड़ेगा या हमारा क्या जुड़ेगा, Br। जब भी ये जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, ये पूर्व लग्न के रूप में। पूर्व लग्न मतलब क्या, नाम पहले देखो यहाँ पे Cl आया तो क्लोरो, Br आया तो ब्रोमो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके लिए हम पहले यही काम करेंगे। एल्कोहल जब भी आता है तो ये अनुलग्न मतलब ऑल जुड़ता है इसमें, और ऑल कहां जुड़ेगा, लास्ट में। कहां जुड़ेगा, लास्ट में। जैसे 3 कार्बन था तो प्रोपेन, और ऑल जुड़ा तो कितना, प्रोपेनॉल। कितना हो गया, प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड होता है तो ऑल जुड़ता है। तो और यहां दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था वो क्या था, ये मेथनॉल ही था। क्या था, मेथनॉल। तो मेथनॉल था तो हम कैसे करेंगे, यहां देख लेंगे CH3, चूंकि हम जानते हैं एल्डिहाइड ग्रुप में हमारा क्या होता है, CHO जुड़ता है। क्या जुड़ता है, CHO। ध्यान दो यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है, CHO। CHO होगा तो हम बात कर लेंगे क्या, एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड। और इसी में हमारा क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है, जिसको बोलते हैं Al हम लगाते हैं। तो यही हो गया मेथनॉल। क्या हो गया, मेथनॉल। अब एक बात समझो तुम कि जब मैं बात कर रहा हूं मेथनॉल की बात कर रहा हूं, तो मेथनॉल मतलब क्या, एक ही कार्बन होगा, और एक कार्बन तो इसमें ऑलरेडी है, मतलब क्या होगा, HCHO। क्या होगा, HCHO। इसी को हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। जनरल नाम क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान ये रखना है, अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा तो हम क्या कर लेंगे, कार्बन यहां पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, और एक क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा जुड़ जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे कि यहां से HO में बनाया है, H बना लिया, कार्बन बना लिया, डबल बॉन्ड O हो गया, और इधर कितना हो गया, H। तो HCHO तब भी है, कार्बन में 4 बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मेथनॉल का फार्मूला हो गया, जो कि हो गया HCHO। एथनोइक एसिड का भी बता दिया अभी आपको, CH3COOH होता है। कितना होता है, CH3COOH। अब देखो तीसरा नंबर हम बात कर लेते, तीसरा नंबर जो कह रहा है, हम बात कर ले तीसरा नंबर 1 क्लोरोप्रोपेन की बात कर रहा है। तो अभी बताया था आपको, क्लोरो जब लगता है तो क्लोरो लगता है तो Cl के लिए हम क्या लगाते हैं, क्लोरो। और इसी तरीके बात कर लें Br के लिए क्या लगाते हैं, ब्रोमो। क्या लगाते हैं, ब्रोमो। और इसमें हमेशा किसमें जुड़ता है, इसमें जब भी जुड़ता है कैसे जुड़ता है, ये पूर्व लग्न में जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, पूर्व लग्न में। आयोडीन होगा तो आयोडो, ऐसे ही चलता है हमारा। प्रोपेन चल रहा है तो अब बात समझो, एल्केन ग्रुप चल रहा है, तो एल्केन ग्रुप के लिए CH3 CH2, और यहां पे चूंकि 3 कार्बन है तो CH2 होगा, और ये कितना होगा, Cl। अगर ये बस प्रोपेन होता, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या हो गया, 1 क्लोरोप्रोपेन। स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, अभी आगे मैं समझा रहा हूं इसको थोड़ा सा। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, CH2 और इधर कितना हो गया, Cl।
ध्यान से देखिए अगर, तो इस कार्बन का हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस कार्बन का भी 4 कंप्लीट, 1 2 3 4, इस कार्बन का भी 4 कंप्लीट, सबके 4 बॉन्ड क्या है, कंप्लीट है। समझने वाली बात देखो क्या है, अगर बस बोलता प्रोपेन, क्या बोलता प्रोपेन, तो प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं मैं जानता हूं। एल्केन ग्रुप का फार्मूला कितना होता है बच्चा, एल्केन ग्रुप का फार्मूला कितना होता है, अभी कल बताया था ना पिछली वाली क्लास में, तो ये होता है CnH2n+2, कितना होता है CnH2n+2। अगर ये C3 होता तो यहां कितना होता, 2 गुणे 3 + 2, यही तो होता, और यहां करते तो कितना हो जाता, ये हो जाता हमारा 3 गुना 6 2 8, कितना हो जाता 8, C3H8 हो जाता, कितना हो जाता C3H8। तो जब C3H8 होता तो यहां पे देखो 3 2 5 2 7 हो रहा है, यहां Cl की जगह क्या होता H होता, क्या होता H, लेकिन यहां से एक कम हो रहा है और क्या जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है C3H7Cl। तो यही हमारा किसका फार्मूला है, 1-क्लोरोप्रोपेन का। आपने स्ट्रक्चर बनाना है तो आप इसको भी बनाओगे और इसको बनाओगे, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बताया हूं। किस लिए बताया हूं, समझाने के लिए। कोई दिक्कत होगा तो आप हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात कर लूं, कुछ फंक्शनल ग्रुप यहां पे भी दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। यह है कीटोन ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में हम जोड़ते हैं ओन, जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ओन। कीटोन ग्रुप जब भी आता है, कीटोन में लास्ट में क्या आ रहा है, अगर टर्म से भी, आवाज से भी समझेंगे तो यहाँ क्या ओन है, यहाँ पे ओन जुड़ेगा। अब देखिए जब भी हम ओन जोड़ते हैं, कीटोनिक ग्रुप जब भी बात करते हैं, ये हमेशा चलता है ROR के फॉर्म में। किस फॉर्म में चलता है, ROR' के फॉर्म में। अब ये R या R' में बोलूं है क्या हमारा, तो ये होता है एल्काइल ग्रुप। क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है ये समझ लो। एल्काइल ग्रुप अगर हम बात कर लें तो एल्काइल ग्रुप होता है एल्केन से बनता है, किससे बनता है, एल्केन से। एल्केन ग्रुप अभी बताया फार्मूला क्या होता है, अभी बताओ, जस्ट तुरंत ही बताया था अभी, क्या था CnH2n+2, CnH2n+2। अगर मैं एल्काइल बोल रहा हूं तो इसी में से हाइड्रोजन एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा तो कितना होगा, CnH2n+1 और एक सिंगल बॉन्ड, एक क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो यहां R जो है वो कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। ये बात समझ में आ रही है। अब बीच में हमेशा क्या जुड़ेगा हमारा, ये कीटोनिक ग्रुप CO के रूप में हमारा क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं बात कर लूं कि जैसे ये दे रखा है स्ट्रक्चर C, यही स्ट्रक्चर बना रहा हूं, C डबल बॉन्ड ये हमारा, तो 3 ठो तो यहां जुड़ जाएगा, 3 ठो क्या हो जाएगा, यहां जुड़ जाएगा, और 3 ठो क्या हो जाएगा, यहां जुड़ जाएगा 4 बॉन्ड के लिए। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर कार्बन के पास कितना हो गया, 4 वैलेंसी होगी, जिसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट हम बोलते हैं, ठीक है ना। चतुर संयोजकताएं हमारी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कार्बन। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो कितने कार्बन है हमारे, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, मतलब प्रोप आएगा। प्रोप क्या आएगा, आएगा। और मुझे एक बात समझना है, यहां पे जब भी मैं बात करता हूं इंग्लिश में तो आप समझेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं प्रोपेन। क्या लिखते हैं, प्रोपेन। इसमें से ई हटा देते हैं, ई क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और क्या जोड़ देंगे, ओन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ओन। लेकिन कितने नंबर पे लग रहा है, अगर नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी हमारा दूसरे नंबर पे है, और इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तब भी दूसरे नंबर पे है। तो इसको लिखेंगे प्रोपेन टू ओन, लिखेंगे प्रोपेन टू ओन लिखेंगे, या प्रोपेनोन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 प्रोपेनोन भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनोन लिखिए, ज्यादा बेटर है। तो दूसरे नंबर पे जुड़ रहा है तो 2 प्रोपेनोन, या हम बोल देंगे क्या, प्रोपेनोन। यहां पे वही चीज क्या किया गया, आपको बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारी समझ से। अब देखिए एक बात और समझते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल जब भी जुड़ता है हमारा, यहां पे ओइक अम्ल, ओइक एसिड आता है। पहला जो क्वेश्चन आपका था एथेनोइक वाला ना, वो इसी से था, कार्बोक्सिलिक से। और कार्बोक्सिलिक जब भी आता है तो COOH जोड़ते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो जुड़ा है वो क्या है, COOH है। क्या है, COOH। तो ओइक अम्ल जोड़ते हैं, इसमें क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल। तो ओइक अम्ल जोड़ेंगे, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो कितने कार्बन, 3 कार्बन। कितने कार्बन, 3। तो 3 कार्बन मतलब प्रोपेन रहेगा। क्या रहेगा, प्रोपेन। प्रोपेन में से बस हट क्या जाएगा, जैसे यहां पे हटा रहे थे, ई हटा रहे थे, खैर हिंदी में नाम लिखना है तो आपको वही है, प्रोपेन ओइक। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है ना। तो 1 प्रोपेनोइक अम्ल लिखिए या प्रोपेनोइक अम्ल लिखिए, दोनों बात क्या है, एक ही है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से बताऊंगा, ध्यान से समझना, शुरू से सारी चीजें बताऊंगा। इसमें एल्कीन की बात कर लूं, एल्कीन पे कितना होता है, डबल बॉन्ड। कितना होता है, डबल बॉन्ड। तो क्या जुड़ता है, हमेशा इन जुड़ता है, लास्ट में क्या जुड़ता है, इन।
इन के रूप में हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं कितने कार्बन है, अगर कार्बन में देखूं तो 1 2 और 3, जहां से हमारा क्रियात्मक समूह शुरू होता है, ध्यान से सुनना, जहां से क्रियात्मक समूह शुरू होता है वहीं से हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक यहां से ही शुरू करेंगे, ठीक है ना। और अगर मेरा यहाँ पे Cl होता तो पहले किधर से, इधर से ही शुरू करते, ठीक। तो क्रियात्मक समूह जहां से शुरू होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 हमने कर दिया, 3 कार्बन थे तो प्रोप, क्या हो गया, प्रोप। और जुड़ क्या रहा था, हमारा डबल बॉन्ड जुड़ रहा था, इसलिए इन, तो क्या हो गया, प्रोपिन, क्या हो गया, प्रोपिन, ठीक है ना। यहां पे अगर मैं बात कर लूं एल्काइन की बात कर लूं, एल्काइन में क्या जुड़ता है, आयन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, आयन, आयन जुड़ता है। तो यहां पे बात कर लेंगे एल्काइन में क्या जुड़ता है, आयन। जैसे यहां पे अगर मैं बोलूं कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इधर से क्यों नंबरिंग किया, क्योंकि हमारा जो क्रियात्मक समूह है एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड है ना, क्रियात्मक समूह है, मतलब नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। तो यहां पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, कितने कार्बन, 3, तो क्या हो गया, प्रोपेन 9, प्रोपेनाइन, ठीक है ना। प्रोपेनाइन हो गया हमारा। 1 प्रोपेनाइन लिखें या प्रोपेनाइन लिखें, बात क्या है, एक ही है, बात क्या है, एक ही है। ये तो आपको मैंने जनरली क्या किया, सारी बातें समझाई। एक मेरा बच गया है क्वेश्चन में जो मुझे बताना था, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोमेथेन है, क्या है, नाइट्रोमेथेन। देखो जब भी नाइट्रो की बात आती है, नाइट्रो जब भी आएगा आप जान जाना सिंगल बॉन्ड NO2 जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड NO2 क्या होगा, जुड़ेगा। जनरली अगर मैं बात कर लूं तो ये क्रियात्मक समूह पहले सिलेबस में बहुत सारे आते थे, लेकिन अब क्या हो गए, धीरे धीरे सिलेबस डाउन होने के कारण हम देख रहे हैं क्रियात्मक समूह में भी क्वेश्चन कम ही आते हैं। मेन क्वेश्चन कहां से आता है, हम जानते हैं CHO जो होता है उसको बोलते हैं एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, अल, क्या लगाते हैं, अल। कैसे लगाते हैं, अनुलग्न में लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, अनुलग्न में। और COOH जो होता है उसके लिए क्या लगाते हैं, अभी बताया आपको, कार्बोक्सिलिक होता है, कैसा होता है, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लगाते हैं, बताओ जल्दी से, कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक के लिए लगाते हैं हम ओइक अम्ल, क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल। अभी क्वेश्चन आया था, पहला नंबर क्वेश्चन इसका यही था। इसी तरीके अगर हम बात कर लें, COOH हो गया। अब हम बात कर लेंगे ROR की, RCOR ऐसे हमारा समथिंग हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा होता है, ये कीटोनिक ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप। तो कीटोनिक ग्रुप के लिए हम क्या लगाते हैं, कीटोन जो होता है तो हम उसके लिए लगाते हैं ओन, क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेंगे कार्बोक्सिलिक हो गया, एल्केन और एल्कीन होता है, और एक होता है हैलोजन ग्रुप। कौन सा होता है, ये सारे हमारे किसमें लगेंगे, अनुलग्न। अनुलग्न मतलब क्या, पीछे, अनुलग्न मतलब क्या, पीछे। और हैलोजन ग्रुप जब चलेगा, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इनके लिए हम क्या लगाते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, क्या लगाते हैं, आयोडो। ये सारे नाम हमारे कहां चलते हैं, ये चलते हैं, सारे के सारे नाम हमारे पूर्वलग्न में चलते हैं। पूर्वलग्न मतलब पहले, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्या हो, ध्यान हो, IPSC नाम लिखते समय हमें क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहां पे अब बस लास्ट हम देख लेते हैं, चौथा नंबर नाइट्रोमेथेन है। तो नाइट्रोमेथेन मतलब CH3 और यहां कितना हो जाएगा, NO2, क्योंकि यही हमारा क्या हुआ, नाइट्रोमेथेन। स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो आप बना लीजिए। यहां पे हो जाएगा कार्बन के साथ हमारा 3 बॉन्ड जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ N के साथ हम जुड़ेंगे, 2 बॉन्ड यहाँ पे और 2 बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे। नाइट्रोजन का 5 होता है, ये हमारा क्या कर लिया, बना लिया, NO2 बन गया, क्या बन गया, NO2। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, संरचनात्मक सूत्र हो गया और क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अगर इसमें, इस टॉपिक में अगर आपको फिर भी समस्या आ रही है, मुझे मैसेज करिएगा, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा आपको, एकदम स्क्रैच से डालूंगा, बेसिक से डालूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन मुझे पता होना चाहिए आपको डाउट आ रहा है तब आपको है, ठीक है ना, अदरवाइज मैं पेपर करवा ही रहा हूं आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए, इसके 2 अनुप्रयोग कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, तो आपको उसी हिसाब से लिखना है। बस आपको ये बता देना है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बता दिया है मैंने, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मेन बात बता रहा हूँ। विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन के बढ़ते हुए क्रम से जो हमारी श्रेणी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। अब ये मानक अपचयन विभव क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे क्लास 12 में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका वहीं दे रखा है, डिटेल में दे रखा है, ठीक है ना, कि हर सेल का मानक अपचयन हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इनके अनुप्रयोग क्या होंगे, पहले तो आप ये लिख लेंगे कि सेल का EMF ज्ञात करने में हम करते हैं, कि सेल का EMF ज्ञात करें तब इसका अनुप्रयोग कर रहे हैं। दूसरा हम बात कर लेंगे साम्यावस्था स्थिरांक की गणना करने के लिए हम करते हैं। साम्यावस्था की गणना करने का मतलब रासायनिक श्रेणी में जो सेल हमारे EMF ज्ञात करने के लिए हमारा किया जाता है, वहां एक साम्यावस्था स्थिरांक होता है, उसकी गणना करने के लिए हम सब क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं।
अगर ये बात आपको याद हो रही है तो अच्छी बात, नहीं तो आप इसकी अनुप्रयोग में आप विशेषताएं भी लिख लीजिए, तभी आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी होते हैं अम्लों से क्या करके क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे, क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस। तो आप भी इसको क्या करते हैं, नोट कर सकते हैं। दो बात आप नोट करेंगे, आपका पेपर क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आपके लिए ये दोनों बातें ही क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा रिसर्च मत करिए क्योंकि क्लास 12 का टॉपिक है और आप अभी करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं का नाम और उपयोग लिखिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो आया है आपका 2 नंबर 2 प्लस 4 नंबर का है, कितने नंबर का है, 2 नंबर का ही है, आई थिंक 2 नंबर का ही है, ठीक है ना। 2 नंबर का एक क्वेश्चन था पहला वाला, 2 नंबर का ये कौन सा है, दूसरा वाला। कह रहा है मिश्र धातु किसे कहते हैं। देखिए मिश्र धातु सीधी सीधी बात है, इन्हीं को बोलते हैं एलॉयज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलॉयज। किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिलकर बनाया गया जो समांगी मिश्रण होता है, अच्छे से मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या, मिश्र धातु। क्या बोलेंगे, मिश्र धातु। जैसे टांके की कलई या मैं बात कर लूं शीशा समान मात्रा में अगर मैं मिलाऊं तो हमारा क्या हो जाता है, वहां पे हमारा जो बनता है वो क्या कहलाता है, मिश्र धातु। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं स्टेनलेस स्टील जो है, स्टील में भी हमारा क्या होता है, कई सारे तत्व हमारे क्या होते हैं, आयरन के साथ मिक्स होते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी हमारा क्या बनाता है, वो हमारा बनाता है समांगी मिश्रण, तो वो भी हमारा क्या होगा, वो भी होता है मिश्र धातु। क्या होता है, मिश्र धातु। पीतल जो होता है, कांसा जो होता है, या मैं बात कर लूं बेल मेटल, घंटी बजाने का जो तुम देखते हो घंटी मंदिर में जो घंटी लगी होती है उसमें भी जो होता है वो भी कैसा होता है, वो भी हमारा बनता है मिक्सचर से, जिसको बोलते हैं एलॉय से। किससे, एलॉय से। तो खैर ये सारे ही हमारे क्या कहलाते हैं, मिश्र धातु ही हैं। अगर मैं बात कर लूं कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातु तो हमारे कौन सा, एक तो हो गया पीतल, एक क्या हो गया, पीतल, और एक हो गया हमारा कौन सा, कांसा। तो ये गलत थोड़ा सा हो गया यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। 66% कार्बन आसपास, कॉपर आसपास होता है, 34% हमारा क्या होता है, जिंक होता है। 34% क्या होता है, जिंक। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ब्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रास, ठीक है ना। ब्रास में हमारा ये होता है, और ब्रॉन्ज में हमारा क्या होता है, ब्रॉन्ज मतलब कांसा होता है। इसमें हमारा 88 और 12 का रेशियो होता है। परसेंटेज लगभग एक्चुअल कभी भी नहीं होते हैं, वो लगभग के आसपास होते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे बोल दिया 60 से लेकर 70 के बीच में, या मैं बोल दूं यहाँ से 5 से लेकर 34 के बीच में, तो ये वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, बट जनरल केस में मैं इसके आसपास बोल रहा हूँ, जो कि गूगल से ये बताया गया है एग्जैक्टली कि पीतल का हमारा कितना होता है, 66 और 34 का। और बर्तन बनाने में कितना उपयोग होता है, बर्तन वो तार बनाने में हम इनका यूज करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके अगर मैं बोल दूं कांसे का यूज किस तरह करते हैं, मशीनों में करते हैं, कारतूस में करते हैं, या हम मूर्तियां बनाने में भी इनका यूज करते हैं। कि पीतल जब भी बना होता है, अभी यहाँ देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो थोड़ा अच्छा है कि जैसे मैं ब्रॉन्ज की जब बात कर रहा हूं तो कॉपर प्लस 3 होगा, उल्टा होता है, और ब्रास जब मैं बात कर रहा हूं तो कॉपर और जिंक होता है। कैसे मैंने बताया, देखो जेड यहां पे था तो जेड उल्टे वाले में आएगा, किस वाले में आएगा, उल्टे वाले में। कैसे याद रखोगे, जेड उल्टे वाले में आएगा। जैसे ब्रॉन्ज यहां पे आ रहा है, यहां जेड आता है, तो ये किस में आएगा, जिंक हमारा किस में आएगा, ब्रास में आएगा, और इसका उल्टा हमारा टीन। जिंक और टीन तो मुझे याद होता ही है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद ऐसे ही करेंगे, ब्रॉन्ज वाले में जेड आता है तो उल्टा ब्रास वाले में हमारा जिंक लिखा जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। इससे आपको क्या रहेगा, याद भी रहेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा था। आगे बात कर लें आपसे, यहां पे क्या कर रहा है, निम्न यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखिए। देखिए अभी ये क्वेश्चन अभी आया था, सीएचओ जब होता है तो अभी बताया था क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, अल। और अगर मैं बात कर लूं तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, मेथनल। क्या होगा, मेथनल, ठीक है ना। अभी बताया था आपको क्यों मेथनल, क्योंकि एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मेथेन और अल, मेथेन और अल किया तो क्या हो गया, मेथनल। मेथेन प्लस अल अगर मैं बात कर लूं तो क्या हो गया, मेथनल। तो यहां पे हम यही बात कर रहे हैं। इसी तरीके यहां पे आप देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से। अभी बताया था कुछ देर पहले आपको, जहां पे फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा उधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 और कितना, 3। तो यहां पे मिनिमम है हमारा, मिनिमम यही है, तो हम बात करेंगे 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। क्या हो गया, देखिए प्रोपेन तो नहीं होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, इन जुड़ेगा, तो क्या हो गया, प्रोपीन। 1 प्रोपीन बोल दीजिए या प्रोपीन बोल दीजिए, दोनों बात क्या है, एक ही है। यहाँ क्यों जोड़ा, क्योंकि डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या लगाते हैं, तब लगाते हैं आइन। क्या लगाते हैं, आइन। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो वहां पे हमारा होता, अगर 3 कार्बन होता तो हम प्रोपाइन लिखते, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तब, 3 बॉन्ड होता तब। यहाँ इसके लिए तो यही होगा, 1 प्रोपीन होगा और इसका नाम क्या होगा, मेथनल होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। आगे देखते हैं।
कह रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है, कार्बन की संयोजकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बन की संयोजकता पर क्या बोल रहा है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये दोनों क्वेश्चन ही अगर मैं मिला लूं तो ये 2-2 नंबर के हमारे क्या हैं, 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन है। पिछला वाला भी 2 नंबर का था और ये भी किस पे है, 2 नंबर पे है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखने का मतलब जो भी बातें आप जानते हो कार्बन के बारे में वही लिख देना है। जैसे कार्बन में 4 संयोजकता होती है, बात हमें पता है, ठीक है ना। कार्बन का अगर तुम स्ट्रक्चर भी लिखना चाहो, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो यहाँ पे लिख लोगे KLMN में जब बांटते हैं तो कितना होता है, KL में तो ये कितना हो जाए 2 और 4 हो जाता है, कितना होता है 4। तो ऐसे लिख कर बता देना, कार्बन में 4 संयोजकता होती है, इसलिए कार्बन के हमारे क्या होते हैं 4, अन्य परमाणुओं या कुछ अन्य संयोजक तत्वों से हमारा क्या होता है, ये सहसंयोजक बंध बनाता है। हमेशा कैसे बनाता है, सहसंयोजक बंध, जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पे 4 होता है तो शेयर ही करता है, क्या करता है, शेयर करता है। तो बंधन बनाने की हमारी क्या होती है, क्षमता होती है। ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के, ऐसे ही जितने भी क्रियात्मक समूह तुमको याद होंगे उनके साथ तुम्हें पता है कि अन्य तत्वों के साथ जुड़कर ये बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। ये बनाता है, कैसा बनाता है, टेट्रावैलेंट। हमारी टेंडेंसी बनाने की होती है हमेशा टेट्रावैलेंट, या हम बोल सकते हैं टेट्रा, इंग्लिश में तो टेट्रावैलेंट ही बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं इसको चतुसंयोजकता। क्या बोलते हैं, चतुसंयोजकता, ठीक है ना। चतुसंयोजकता ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस कारण से कार्बन में हमारा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है और क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ठीक है ना। उदाहरण के रूप में तुम डाल देना डायमंड डाल देना और क्या डाल देना, ग्रेफाइट डाल देना। और एक और अगर अब आपको डालना होगा तो एक होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है, क्या होता है, बकमिंस्टर फ्लोरीन, जिसका फार्मूला होता है C40 C50 C60 के आसपास हमारा ये जाता है। तो ये होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन, जिसपे हमारा क्या है, रिसर्च चल रहा है, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है इसके बारे में, फुटबॉल जैसी संरचना होती है उसकी, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप कार्बन पे क्या डाल देंगे, टिप्पणी। थोड़ा बहुत लिखना है, आप ध्यान रखिएगा, 7 लाइन, 6 से 7 लाइन लिखना है, क्लियरली मेंशन करना है सारी चीजें, 1-2 स्ट्रक्चर बना देना, एग्जांपल डाल देना और ऐसे ही 2-3 उदाहरण दे देना, तो आपको नंबर मिल जाएगा 2 नंबर का। और इसमें कुछ है नहीं, चतुसंयोजकता होता है, थोड़ा बहुत प्रदर्शित कर देना, हो जाएगा आपका काम। आगे बात कर ले अगर, तो अगला नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन, हमसे 2 नंबर का क्या है क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम लिखिए और सूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है, ये सारी बातें आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आप ये बात समझिए कि बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर की जब भी बात करते हैं, रासायनिक नाम इसका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। फार्मूला यही होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। जितना बोल रहा है उतना ही लिखना है। 2 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर का काम करेंगे तो नंबर तो बढ़ने वाला है नहीं, टाइम अलग से जाएगा, ठीक है ना। तो मेन बात जितना बोला है, आपसे बोला है रासायनिक नाम लिखिए, रासायनिक नाम आपने बता दिया, अणुसूत्र लिख दीजिए, अणुसूत्र लिख दिया। गर्म करने पर क्या होता है आपको बस वो बताना है, तो आप वही बताएंगे और कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो NaCO3 को जब हम हीट करते हैं, यहां बनता है सोडियम कार्बोनेट और बनता है वाटर बनता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा यहाँ पे वैलेंसी अगर हम करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट हम जानते हैं, सोडियम होता है Na+ और CO3 कितना होता है 2-, कितना होता है 2-। तो एक बात ध्यान रखना है, जब 2- है तो 2+ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जब भी इसका फार्मूला लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट का, तो Na तो 1 हो गया, CO3 कितना हो गया 2 हो गया, तो Na2 हो गया और कितना हो गया CO3, इसलिए NO2CO3 लिखा गया है, ठीक है ना। तो बात आपको फार्मूला बनाने भी आना चाहिए। पिछले वाले वीडियो में जो मैंने डाल रखा था उसमें आयन डाल रखा था, आपने आयन याद होना चाहिए बच्चा, आपसे उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये दिक्कत आएगी आपको फार्मूला अगर नहीं आ रहा है तो। आगे चलते हैं, आपको ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है हमें टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। और अथवा वाले क्वेश्चन में भी 3 हमें दे रखा है क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर का, जो कि आसान है। आपको याद रखना है कि ये जो द्विविस्थापन है हमारा, या मैं बात कर लूं इसमें जो अगला क्वेश्चन दे रखा है उदासीनीकरण अभिक्रिया दे रखा है दूसरा पार्ट, और तीसरा दे रखा है इसका कि योगात्मक अभिक्रिया दे रखा है। 3 क्वेश्चन ये जो दे रखा है, इसका एक एक एग्जाम्पल याद रखने ना, इसका एक एक क्या याद रखोगे, एग्जाम्पल, क्योंकि उदाहरण जब तुम याद रखोगे या टिप्पणी आती है तो तुम्हारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। यहां पे अगर मैं बात करूं द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब, द्वि मतलब 2, विस्थापन मतलब जो अपना स्थान बदल दे, जो 2 बार अपना स्थान बदल दे वही द्विविस्थापन। तो वैसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, वैसी तो नहीं लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, उसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन। जैसे अगर मैं बात कर लूं BaCl2 है, ध्यान देना आयन भी बता रहा हूं यहां पे, तो Ba पे कितना होता है, Ba पे होता है 2+, कितना होता है 2+, और Cl पे कितना होता है 1-, क्या होता है 1-। Na2SO4 की अगर मैं बात कर लूं तो Na कितना होता है 1+, कितना होता है 1+, और SO4 कितना होता है 2-, कितना होता है 2-।
इसी तरीके यहाँ पे हम बात कर लें, ये कितना होगा Ba2+, कितना हो जाएगा Ba2+, और ये हो जाएगा SO4 2-, यहाँ पे हो जाएगा Na+, और ये हो जाएगा Cl-। ध्यान से अगर आप देखें तो ये क्लोरीन आयन किसके साथ चला जा रहा है, ये क्लोरीन आयन चला जा रहा है सोडियम के साथ, किसके साथ, सोडियम के साथ। सल्फेट आयन किसके साथ चला जा रहा है, बेरियम के साथ। तो देखिए यहाँ पे बेरियम के साथ सल्फेट आयन आ गया, 2+ था तो 2- हमारे इसके साथ जुड़ गया। इसी तरीके ये 1+ है और यहाँ 2- है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, Na2SO4 हो जाएगा, सॉरी Na किसके साथ जुड़ेगा, Na तो Cl के साथ जुड़ेगा ना, सॉरी Na किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ। तो यहाँ पे कितना हो गया, Na 1+ है और एक Cl- है, तो ये कितना हो गया NaCl। फिर से समझ लीजिए, Ba2+ था तो 2- के साथ चला गया, 1+ था तो 1- के साथ। मान लीजिए आयन में ऊपर नीचे होता तो ऊपर नीचे का मतलब, जैसे अभी हमने बताया आपको सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला बताया, तो सोडियम का कितना होता है, Na+ होता है, और कार्बोनेट का कितना होता है, 2-। तो अगर मैं बोलूं इसका फार्मूला लिखना है तो इसकी संयोजकता पहले लिखेंगे, +- से कोई मतलब होता नहीं है। यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये इसका इससे गुणा करते हैं, इसका इससे, तो Na2CO3, ये क्लास 9 में आपने पढ़ रखा था। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला, किसका हो गया, सोडियम कार्बोनेट का। ठीक इसी तरीके ऊपर नीचे का मतलब मैं यही कह रहा था कि 1+ 1- है तो कोई दिक्कत नहीं, NaCl ही होगा। लेकिन अगर हमारा दूसरा आयन होता तो मुझे क्या करना पड़ता है, इस तरीके से लगाना पड़ता और समझना पड़ता। जिनको याद हो गया उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको इन सब में समस्या आ रही है बच्चा, आयन याद कर लो, फार्मूला बनाना शुरू कर दो, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो फिर केमिस्ट्री क्या होगा, पहला 3 चैप्टर गया, और 3 चैप्टर गया मतलब कुछ नहीं आएगा आपको, केमिस्ट्री पूरा ब्लैंक रह जाएगा आपका। नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ही। यहां अगर ध्यान से देखें तो आपको ये बातें थोड़ी सी मेंशन करनी है कि इन अभिक्रियाओं के दौरान मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे उपरोक्त अभिक्रिया में हम देख रहे हैं Cl- और SO4 2- का हमारा क्या हो रहा है, आदान प्रदान। अभी बताया भी था तो आप ध्यान रखिएगा उसको, ठीक है ना। चलते हैं आगे। द्विविस्थापन के बाद हम बात कर लेंगे जो दूसरी अभिक्रिया है, उसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, देखो एक बात तुम जानते हो कि जब भी अम्ल का रिएक्शन होता है किसके साथ, क्षार के साथ, अम्ल का रिएक्शन होता है क्षार के साथ, ये बनाता है लवण बनाता है जिसको नमक बोलते हैं, और क्या बनाता है, जल बनाता है। तो इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में आप लिख लेंगे अम्ल का प्रभाव क्रियाकलाप जो भी होता है क्षार के द्वारा किया जाता है, क्षार द्वारा अम्ल का प्रभाव या क्रियाकलाप में हमारा क्या किया जाता है, उदासीन किया जाता है। अम्ल और क्षार हमेशा क्या करता है, उष्मा उत्पादन भी कर सकता है, और नमक और पानी भी क्या करता है, साथ साथ बनाता है, ठीक है ना। तो हमेशा यही होता है, हमेशा सॉल्ट और वाटर बनेगा। हम एक बात जानते हैं कि H+ जो होता है, जैसे मैं बोलूं अम्ल जो होता है उसमें क्या होता है, H+ मेनली, और क्षार जो होता है उसमें हम मेनली बात कर रहा हूं। मतलब हमेशा आप इसको ऐसे नहीं चेक करेंगे, H+ और OH- हमारा क्या होता है जैसे यहाँ देखिए HCl में हमारा क्या है, H+ है। आपको दिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है कि एक परमाणु या परमाणुओं का समूह मिलकर क्या बनाता है, एक हमारे क्या बनाते हैं, पूरा एक बड़ा अणु बनाया जाता है, ठीक है ना। तो उदाहरण के रूप में देख लेते, आसान कोई लेंगे, जैसे NH3 है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, NH4Cl, क्या बना रहा है, NH4Cl। तो ध्यान रखिएगा यहाँ 2 अणु थे हमारे, 2 हमारे क्या थे, अणु, और एक बड़ा अणु बना रहा है NH4Cl, जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड। यहां पे आपको आयन भी पता होना चाहिए, फार्मूला याद करने से कुछ नहीं होना है। NH4 पे हमारा कितना होगा, 1+ होगा, और Cl पे कितना होगा, 1- होगा, इसलिए NH4Cl है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन क्लोराइड हमें पता ही है, H+ और Cl- होता है। यहां पे हम NH3 हमारा सिंपल सा अमोनिया का फार्मूला है, अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बना रहा है, योगात्मक अभिक्रिया है। नीचे वाला रिएक्शन भी लिख सकते हैं, चौथे नंबर चैप्टर में आपने पढ़ रखा है, ये भी आप डाल सकते हैं एग्जाम्पल में। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अब देखिए एक बात समझिए आप कि तंत्रिका कोशिका जब आपसे बोल रहा है तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे न्यूरॉन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, न्यूरॉन की। और तंत्रिका कोशिका में हमारे कुछ पार्ट होते हैं, जैसी बात कर ले, ये क्या होता है, केंद्रक होता है, इसको बोलते हैं द्रुमिका। क्या बोलते हैं, द्रुमिका। और यहाँ पे बोल दें हम इसको, क्या होता है, कोशिका है। जो बीच का पार्ट होता है क्या होता है, कोशिका है। तंत्रिकाक्ष होता है, और क्या होता है, तंत्रिका सिरा या अंतिम सिरा, इसको बोलते हैं एक्सोन भी बोलते हैं। आगे की तरफ हमारा क्या करता है, मूव करता रहता है, इंग्लिश में एक्सोन बोलते हैं। जब भी हमें यहाँ से मिलता है, ये कोशिकाएं से होते हुए हमारा क्या होता है, इधर
इधर की तरफ हमारा सिग्नल क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो कह रहा है इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। कार्य आपको यहाँ पे बता रखे हैं। आप पहले फिगर बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, ये पूरा फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद आपका काम ये होगा कि यहाँ पे सारी बातें क्या करेंगे, लिखेंगे, पॉइंट वाइज डाल के लिखेंगे न्यूरॉन के कार्य क्या क्या है। पहले बात अगर हम करें कि सूचना या उद्दीपन तंत्रिका कोशिका से द्रुमिका के सिरे द्वारा, जो किनारे था हमारा, द्रुमिका के द्वारा क्या हुआ, प्राप्त किया जाता है। दूसरा, रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा होता है जो कोशिकाएं तक जाता है तथा एक्सोन, जिसको बोलते थे तंत्रिका अक्ष, अभी बताया था एक्सोन बोलते हैं, एक्सोन से होते हुए क्या अंतिम सिरे तक हमारा क्या होता है, पहुंचता है। मतलब आगे से होकर पीछे तक पूरा क्या होता है, पहुंचता है सिग्नल, जैसा कि बताया। एक्सोन जो होता है अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। विमोचन का मतलब ट्रांसफर करता है, और ये रसायन सिनेप्स के द्वारा, सिनेप्स क्या होता है, देखो सिनेप्स मतलब वहां जो गैप होता है उसकी बात करते हैं, सिनेप्स की बात करते हैं। सिनेप्स को पार करता है और अगली तंत्रिका कोशिका और द्रुमिका की तरह हमारा क्या होता है। देखिए एक बात समझिए, वो तंत्रिका कोशिका का तो एक ही था हमारा, ऐसे ही कई सारी तंत्रिका कोशिका हमारी जुड़ी होती है। एक से दूसरे पर जुड़ते समय हमारा जो गैप होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। सिनेप्स से ही हमारा क्या करता है, पास करता है, या हम बोलते हैं उसको रिक्त स्थान भी बोलते हैं। उससे हमारा क्या करता है, पास करता है, और दूसरे द्रुमिका के द्वारा, तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका से फिर से वो आगे बढ़ेगा, फिर एक्सोन पे जाएगा, फिर ऐसे ही ट्रांसफर होता रहेगा, और ये काम हमारा क्या होता रहेगा, होता रहेगा। यही हमारा क्या है, न्यूरॉन का काम है। चौथा अगर हम बात कर लें, इस तरह का एक सिनेप्स अंततः हमारा क्या करता है, ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे पेशी कोशिका, ग्रंथि तक ले जाने का काम करता है। जैसे अगर मैं बोलूं, ध्यान समझो, कि तुम्हें कोई पेन चुभो दिया, क्या किया, पेन चुभो दिया। जैसे ये पेन है, पेन मैंने चुभो दिया, अब पेन चुभोया तो मुझे थोड़ा सा एहसास होगा, लेकिन ये सिग्नल कैसे मेरे ब्रेन तक पहुंचेगा, ये तंत्रिका कोशिका के द्वारा पहुंचेगा। तो ये कई सारी तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो कनेक्टेड होती हैं वो किसके द्वारा, जो बीच का गैप होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। तो यहां पे बोल रहा है, इस जो सिनेप्स होता है वो क्या करता है, आवेगों को तंत्रिका कोशिका और अन्य कोशिकाओं, अन्य कोशिकाओं का मतलब पेशी कोशिका होती है, ग्रंथि कोशिका होती है, कोशिकाएं तो कई तरह की होती हैं, उन तक ले जाने का हमारा काम करता है। और न्यूरॉन हमारा क्या करता है, एक संगठित जाल बना लेता है जो सूचनाओं को हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ट्रांसफर करने का काम करता है। यहां से पेन चुभा, हमने तुरंत हटाया हाथ अपना, तो मुझे क्या हुआ, यहां से यहां तक जाने और फिर हमारे यहां तक आने में हमारा क्या होता है, बहुत कम समय लगता है। ये काम जो करता है वही कौन करता है, न्यूरॉन करता है। और इसी को हम बोलते हैं क्या, तंत्रिका कोशिका भी हम बोल रहे थे। उदाहरण के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका का सूचना ग्रहण कर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं। देखिए ये बात वही कह रहा है आपसे कि सूचनाओं को हमारा क्या करता है, मेन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का काम हमारा यही करता है, और वापस आकर पेशी कोशिकाओं तक हमारा पहुंचाता है। मतलब यहां से जब आपको पेन चुभाया गया तो सिग्नल जाने और सिग्नल को यहां आने में जो समय लग रहा है वो हमारा काम कौन कर रहा है, सूचनाओं के आदान प्रदान का तंत्रिका कोशिका ही कर रही है। मेन आपका ये पार्ट तो आपका आसान है कि मेन काम क्या है, द्रुमिका के सिरे से जाता है। मेन आपका ये है, ये जो आपका फिगर है, फिगर बनाने में आपकी मेहनत जानी है। आप इसको पूरा बनाएंगे और इसको अच्छे से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जो पॉइंट वाइज करेंगे। पॉइंट वाइज क्यों, क्योंकि कथा लिखने से तो नंबर मिलता नहीं है, आपको हमेशा पॉइंट वाइज करके, अगर आपके पास समय है एग्जाम में या आप बना भी रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसको कर देंगे, द्रुमिका के सिरे द्वारा प्राप्त की जाती, अंडरलाइन कर दिया, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया। इसी तरीके एग्जाम से होता है, अंतिम सिरे तक पहुंचता है, मेन अंडरलाइन कर दिया। होगा क्या कि जब एग्जामिनर देखेगा और आपने बहुत कटपिट नहीं किया कॉपी में, अंडरलाइन आपने किया है, मेन चीज वहां पे आपका मेन फोकस जाएगा, या आपके पास समय है तो आप क्या कर लेंगे, उसको ब्लैक पेन से थोड़ा सा बड़े में लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके आपका नंबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा आपके अच्छे हैंड राइटिंग के द्वारा। क्योंकि कई बार बच्चों को नॉलेज तो होता है लेकिन नंबर ही नहीं उठता, उसका मेन रीजन क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होती है कॉपी की वो अच्छी नहीं होती। तो आपने ध्यान रखना है इसके बात का, ठीक है ना। आगे अगर मैं बात कर लूं, यहां पे तुमसे कह रहा है अगला क्वेश्चन, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं। देखो एक नाम बोला लिंग गुणसूत्र, जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है ना। सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहा है। लिंग गुणसूत्र ऐसे गुणसूत्र जिसके द्वारा हम लिंग का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं कि इंसान में कि इंसान लड़का है होगा या लड़की होगी, आगे का हमारा जो होगा उसका निर्धारण कैसे करते हैं, इसी के द्वारा करते हैं। इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं या सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। हम जानते हैं जो मनुष्य में होता है 23 जोड़े हमारे क्या होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े में से अगर मैं बात कर लूं 22 जोड़े एक समान होते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। 23वां जो हमारा बनता है जोड़ा वो भिन्न होता है, इसी को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र। 23वें जोड़े में नर के 23
23वें जोड़े में अगर मैं बात कर लूं तो ये XY बनाता है और मादा में हमारा क्या बनाता है XX, जो कि अभी हम आगे वाले फिगर में समझेंगे। अगर निषेचन के समय जब मैं बात कर लूं, जो अंडाणु से हमारा X गुणसूत्र शुक्राणु से मिलता है तब पैदा होने वाली संतान XX गुणसूत्र होते हैं तो वो मादा होगी। अगर XY होंगे तो क्या होगा, वो हमारा कैसा होगा, नर, जिसको बोलते हैं पुरुष होगा। क्या होगा, पुरुष होगा या लड़का होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात कर लें कुछ इस तरीके से हमारा ये फिगर भी होगा, अगर आप ध्यान समझें कि ये माता है, माता में हमारे क्या होते हैं, लगभग हम बात कर लें कि 22 जोड़े और ये हमारा 23वां हमारा XX होता है समथिंग, ये हमारा क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो X का X से होता है जब, तो हम जानते हैं X का Y से होगा तो पुत्र बनेगा। क्या बनेगा, पुत्र बनेगा। लेकिन अगर X का X से बनता है तो ये बनता है क्या, ये पुत्री बनती है। क्या बनती है, पुत्री। ध्यान ये रखना है कि हमेशा जो भी सेक्स क्रोमोसोम के टाइम हमेशा मादा में तो XX ही होता है, जो मेन निर्धारण का काम करता है वो पिता का करता है। किसका करता है, पिता का। 22 तो हमारे X यही रहेंगे, लेकिन 23वां ये जो जुड़ता है वही क्या करता है, वो बनाता है संतान के लिंग को चेंज करने का, जिसको हम बोलते हैं पुत्र हमारा पैदा होगा। अदरवाइज तो हमारा XX होगा तो क्या होगा, यही होगा। आपको फिगर बनाना है सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बताते समय, यही चीज लास्ट में आपको बताई गई है, ध्यान से समझेंगे तो, कि जब किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला अगर मैं बोलूं शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाली संतान XY लिंग होगी और इस समय हमारा क्या होगा, संतान नर होगा। पीछे हमने बताया मादा होगा। जो बातें आपको यहाँ फिगर में क्लियर भी हैं कि X का अगर X से हमारा निर्धारण हो रहा है तो ये बन रहा है क्या, पुत्री हो रही है, और X का अगर Y से हमारा निर्धारण हो रहा है, XY क्रोमोसोम हमारा क्या कर रहा है, ये संतान हमारी क्या कर रही है, लड़का या पुत्र हमारा पैदा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही हमारा क्या है, दूसरे शब्दों में हम बोल दें मनुष्य, यहाँ पे मेन वही बता रहा है, मनुष्य की संतानों को निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है, ये Y, नर के Y गुणसूत्र। यही चीज आपको समझा रहे हैं कि नर का जो Y गुणसूत्र होता है यही मेन निर्धारण का काम करता है। मादा जो होती है, जो माता होती है हमारी, उनका हमारा XX हमेशा क्या बनता है, पुत्रियां ही बनती हैं। XY हमारा मेनली पिता। कई बार तो हमने सुना है ना कि गांव में कई बार ऐसे छोटी संकीर्ण सोच के लोग होते हैं, वो कहें कि औरत रिस्पांसिबल होती है किसके लिए, लड़की या लड़के होने के लिए। लेकिन आप साइंटिफिकली यह बोल सकते हैं कि जो पिता होता है वही मेन रिस्पांसिबल होता है, क्योंकि उसके गुणसूत्र के कारण ही क्या होता है, लड़की होती है या लड़का होता है। अगर ये Y गुणसूत्र यहाँ मिलता है तभी ये लड़का पैदा होगा, अदरवाइज वो तो लड़की ही रहेगी, ठीक है ना। तो इसमें औरत या किसी और की गलती नहीं होती है। अगर साइंटिफिकली बात करेंगे तो किसी की गलती है, पिता की। वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं, किसी की गलती नहीं है, दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। मजाक बोल रहा हूं, लेकिन हाँ साइंटिफिकली आप बोल सकते हैं ऐसा, जो गांव की छोटी मानसिकता है उसको पीछे करने के लिए। ठीक, आगे बात कर लें अगर हम, तो उत्पादक की बात कर रहा है और उपभोक्ता में हमें चार अंतर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, चार अंतर की बात कर रहा है हमें। उत्पादक और उपभोक्ता एनवायरमेंट का चैप्टर है जो आप जानते हैं, पर्यावरण वाला, उससे आपसे बोल रहा है कि उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता। आप जानते हैं कि ऐसे जो हमारे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं, स्वपोषी। और ये होते हैं क्या, ये होते हैं परपोषी। ये क्या होते हैं, परपोषी। परपोषी का मतलब जो दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे उसको बोलेंगे परपोषी। ऐसे हरे पौधे उत्पादक जीव कहलाते हैं हमारे। और कि ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना रहे हैं वो तो उत्पादक हो गए। उपभोक्ता वाला ये सेक्शन कहाँ रहेगा, ये रहेगा यहाँ पे। कहाँ रहेगा, यहाँ पे। कि ये जो डिपेंडेंट रहते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। और ये वाला जो रहेगा हरे पौधे जीव उत्पादक कहलाते हैं, कहाँ रहेगा, यहाँ पे। तो ये स्लाइड बनाने में थोड़ा सा उत्तर इधर से उधर हो गया है, आप इधर ध्यान रखिएगा। पहला वाला सेक्शन इसका यहाँ होगा, दूसरा वाला ये क्या होगा, यहाँ होगा। तो हरे पौधे उत्पादक जीव कहलाते हैं, सारे जंतु हमारे क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उपभोक्ता आपको समझ में आ ही रहा है। इसके बाद तीसरा नंबर हम बात कर लेंगे, हरे पौधे उत्पादक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की मदद से पत्तों में भोजन जो तैयार करते हैं, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और ये ट्रॉपिक स्तर तक पहुंचते हैं, मतलब अलग अलग ट्रॉपिक स्तर होता है। आपने पढ़ा होगा बायो, ये दूसरे नंबर हिंदी में उसको बोलते थे नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय हमारा जो चैप्टर था उसमें हमने ट्रॉपिक स्तर की बात की थी कि अलग अलग ट्रॉपिक स्तर तक ये पहुंचता है पौधों का। यहाँ पे बात कर लें, प्रत्येक उपभोक्ता अन्य चरणों में क्या बन जाता है, उत्पादक बन गया है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात कर लें चौथा नंबर, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अगर मैं बात कर लूं, उत्पादक क्या होते हैं, शाकीय और काष्ठीय पौधे होते हैं। शाकीय मतलब अलग अलग शाखा और काष्ठीय मतलब अलग अलग
संरचना में हम बात कर लेंगे, ये मतलब अलग अलग हमारा संरचना में हमारी बात कर लेंगे। जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हम बात कर लेंगे, प्रमुख हमारे क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन मतलब जहां शैवाल की हम बात कर रहे हैं, उच्चतर पौधे हमारे क्या होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। मतलब स्थलीय और वाटर में अगर मैं बात कर लूं, जिसको बोलते हैं जलीय, दोनों में इनका अलग अलग होता है। वे अपने ऊर्जा स्तर के स्रोत उत्पादकों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। मतलब ये जो उत्पादक होते हैं इसी पर ही क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। बात वही कही गई है, घुमा फिरा कर बस बोला गया है। थोड़ा बहुत अगर आप बात ध्यान रखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। ये हमारा क्या करते हैं, ये भोजन जीवों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। सारे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक, या हम बात करें उत्पादक जीव होते हैं। सारे जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। दूसरा हम बात कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं स्वपोषी, इसको बोल सकते हैं परपोषी। ये उत्पादक हमारे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की मदद से पत्तों में हमारा भोजन तैयार करते हैं और ट्रॉपिक स्तर तक अलग अलग पहुंचता है। यहाँ प्रत्येक उपभोक्ता अन्य चरणों में क्या बन जाता है, उत्पादक बन जाता है। क्योंकि हम बात कर ले कि जैसे बकरी है, तो बकरी क्या करती है, बकरी खाती है घास। क्या खाती है, घास। घास तो हमारा क्या होता है, अपने से उगता है, इसको खाता है बकरी। बकरी को कौन खाता है, आदमी। कौन खाता है, आदमी। तो ये क्या होता है, प्रत्येक उपभोक्ता, ये उपभोक्ता ही तो था, अगले चरण में क्या बन गया, ये बन गया उत्पादक। ये क्या बन गया, क्योंकि इसको खा कौन रहा है, आदमी खा रहा है। तो इसी तरीके हम बात कर लें स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, हम बात कर लेंगे। साकी कोष्ठी हमारा ये बोल रहा है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय में हमारा इनका अलग अलग व्यवहार होता है। ये ऊर्जा स्तर उत्पादकों पर हमारे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। सिंपल सी बात है, चारों आप लिख लीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का था, चारों के 4 नंबर मिलेंगे। साफ साफ लिखना और अच्छे से कॉलम बना के ऐसे ही लिखना अगर आएगा तो। और ध्यान ये रखना कि जब भी तुम साइंस पढ़ रहे हो, मैथ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैथ का मैंने अनसॉल्व डाला था 7 सेट का 2024 का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब साइंस का तुम बना रहे हो तो साइंस के नोट्स बनाओगे, बिना नोट्स बनाए हुए कथा सुन रहे हो तो फिर हो चुका पेपर आपका। आप इसको बना के चलोगे, लास्ट के 15 दिन जब बचेंगे, 15-20 दिन, तो आप ध्यान रखिएगा, उसको समराइज करिएगा। पेपर के टाइम पे पेपर वाला एक बार देख लीजिएगा जो जो आपने नोट्स बनाए हैं, तो ये आपको बहुत मदद करेगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं। यहां पे आपसे कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ऐसा हमें क्या करना है, अनुदैर्ध्य काट का हमें नामांकित चित्र बनाना है और उसके हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। अब देखिए एक बात समझिए कि ये मुट्ठी के समान ही संरचना होती है, मुट्ठी बंद जैसी होती है वैसी हमारी क्या होती है, संरचना होती है मनुष्य के हृदय की। तो यहाँ पे वही बताया गया, मनुष्य का हृदय एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी होती है। खोखला बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का अंग होता है, जहां वक्ष गुहा में 2 फेफड़ों के बीच हमारे क्या होता है, ये स्थित होता है। दोनों वक्ष गुहा में हमारे क्या होता है, फेफड़ों के बीच क्या होता है, स्थित होता है। एक सिरा ये बाई ओर झुका होता है और हृदय के दोहरी भित्ति के हमारे क्या होती है, झिल्ली होती है, जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस बोलते हैं। इसमें हमारे डबल मेम्ब्रेन होती है, वही चीज आपसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब बाहर की तरफ आवरण डबल होता है। हृदय आवरण कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम भी करते हैं, ठीक है ना। जो बाहर की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। इसकी दोनों सतहों के बीच अगर मैं बात कर लूं तो पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है और यह हृदय की बाहरी आघातों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। आप फिगर बनाएंगे, आप जानते हैं इसको 2 भाग में हम बांटते हैं, बायां अलिंद और बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। ब्लड सर्कुलेशन बनाते समय 3 वाल्व होते हैं हमारे, कितने वाल्व होते हैं, 3 वाल्व। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं, हृदय में 4 वक्ष पाए जाते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 कक्ष हमारा अलिंद का होता है, यह रक्त प्राप्त करने का कार्य करता है। 2 अपेक्षाकृत जो बड़े होते हैं उसको बोलते हैं निलय। अलिंदों और निलय के बीच अगर मैं बोलूं तो पतली हमारी क्या होती है, पतली, वो निलय हमारी कैसी होती है, मोटी। अलिंद हमारा मोटी भित्ति का होता है और निलय कैसा होता है, पतली। तो सर्वाधिक मोटी होती है, जैसा कि बताया भी जा रहा है। बाएं निलय की भित्ति हमारी कैसी होती है, सर्वाधिक मोटी होती है। दोनों अलिंद के एक पट के द्वारा विभाजित होता है, जिसको बोलते हैं अंतर अलिंद पट बोलते हैं। निलयों के बीच हमारा क्या होता है, एक पट होता है जिसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर। तो इसका आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 3 तरीके के होते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, यही बता रहा था मैं। ट्राइकस्पिड होता है, बाइकस्पिड होता है और क्या होता है, माइट्रल होता है। तो ये देखो हिंदी में नाम याद करना ना थोड़ा इसका टफ हो जाता है। तो द्विवलन कपाट अगर लिखेंगे आपको दिमाग काम नहीं करेगा, आप इसी के याद कर लीजिए, बाइकस्पिड। त्रिवलन वाल्व आप याद करेंगे फिर कंफ्यूज होंगे, इसलिए ट्राइकस्पिड याद कर लीजिए। कुछ वर्ड बायो के आपको इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे, आगे अगर जिसने बायो लेना है उसके लिए दिक्कत होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। माइट्रल वाल्व यही होगा हमारा। और हम जानते हैं एक होता है हमारा एरोटा, क्या होता है एरोटा, कहां गया एरोटा। तो यहां हम जानते हैं कि ये दायां निलय, यहां से सर्कुलेशन हमारा होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूं एक बार।
आप ध्यान से देखें तो यही हमारा है जहां हम बात कर रहे हैं बाया अलिंद से बाया नीले में जा रहा है। ये हमारे एक वाल्व होते हैं, इस वाल्व में फिल होने के बाद ये दूसरे वाले में जाता है जिसको बोलते हैं दाया अनिंद और दाया निलय। इसके बाद मेन अरोटा होता है, उसके थ्रू हमारा होते हुए क्या हो जाता है, बॉडी में हमारा पहुंच जाता है। तो यहाँ पे दो हमारी नसें होती हैं जिसको बोलते हैं, एक होता है आर्टरी होता है, एक क्या होता है वेंट्रिकल होता है। ये कैपिलरी मसल्स के द्वारा हमारे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये आपका मेन वीडियो आप ध्यान से अगर देखना भी चाहें तो यहाँ से आता है, ब्लड फुल होता है, यहाँ पे हमारा फिल होता है, फिर दूसरे वाले में जाता है जिसको बोलते हैं दाया अनिंद दाया निलय, फिर अरोटा से होते हुए हमारी बॉडी में क्या होता है, पूरा सर्कुलेट हो जाता है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो धमनी या फुफ्फुस सिरे से हमारा क्या होता है, यहाँ पे मेनली हमारा क्या होता है, यहाँ सिराएं हमारी एंट्री करता है, फिल होता है, वाल्व के थ्रू हमारा एंट्री करता है, दूसरे वाले में जाता है जिसको बोलते हैं हम क्या, दूसरे वाले में जाता है, यहाँ बोलते हैं दाया अलिंद और दाया निलय। यहाँ से होते पूरी बॉडी में हमारा क्या होता है, सर्कुलेट हो जाता है। यही चीज आपको बताई जा रही है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे तो मेनली वही चीज आपको लिखा गया है। अगर आप ध्यान से समझें तो इस बात को, यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि मैंने यहां तक आपको बताया था कि इसी प्रकार दोनों नीलेयों के बीच हमारा क्या होता है, एक इंटरवेंट्रिकुलर हमारा स्पेक्ट्रम होता है। बायां अलिंद बाएं नीले में खुलता है और ये कपाट हमारा क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। एक होता है माइट्रल वाल्व, इसे माइट्रल वाल्व भी हम क्या कहते हैं, माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। दाहिनी ओर हम बात कर लेंगे, अलिंद हमारा क्या होता है, अलिंद निलय में हमारा क्या होता है, खुलता है। दाहिनी ओर भी अलिंद हमारा दाएं निलय में हमारा खुलता है। इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। जी जो इधर की तरफ था वो हमारा था बाइकस्पिड और इधर जो था उसको क्या बोलते थे, ट्राइकस्पिड बोल रहे थे। इन दोनों वाल्वों का एक सामान्य नाम हमारा अलिंद निलय कपाट या एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व हम इसको बोलते हैं। दोनों का हमारा कॉमन नाम क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। यह वाल्व रुधिर का विपरीत बहाव रोकता है। रुधिर का विपरीत बहाव अपने शेप के स्पेसिफिक शेप के कारण ये क्या करता है, रोकता है। रुधिर को अलिंद से निलय में जाने का काम भी यही करता है और वापस निलय से अलिंद में नहीं आने देता है। मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है, दूसरे डायरेक्शन में जा नहीं पाता है वाल्व के कारण, ठीक है ना। दाएं अलिंद में अगर मैं बात कर लूं एक वेना कावा होता है, जबकि बाएं में हमारा बात कर लें फुफ्फुस सिरा होता है जो शुद्ध रक्त लाती है। देखिए एक होता है हमारा क्या, यहां से हम बात कर लें आर्टरीज से होकर जो ऑक्सीजनेटेड होता है, जो शुद्ध रक्त होता है, आर्टरीज से होकर जिसको बोलते हैं धमनी से, आर्टरी को बोलते हैं हिंदी में क्या, धमनी बोलते हैं। धमनी से होकर सिरा पे जाता है जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल। तो यहाँ पे आर्टरी से होकर वेंट्रिकल तक जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाता है, आर्टरी ले जाता है, और हम डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको बोलते हैं क्या, वेंट्रिकल से होते हुए हमारा क्या होता है, पास होता है। और फुफ्फुसीय धमनियों में हमारा क्या होता है, खुलता है। ये बायां हमारा क्या होता है, बायां निलय महाधमनी एरोटा में, और ये हमारा क्या होता है, पूरी बॉडी में हमारा क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा वीडियो आपको बीच में दिखाया था, उससे आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आपने ध्यान रखना है, मेन पार्ट आपको बस ध्यान रखना है। कुछ इसमें बेसिक बातें हैं कि बायां अलिंद जो होता है बायां निलय, यहां से ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है, यहां के बाद से होता है, यहां पे जाता है दाया अलिंद और दाया निलय में यहां पे होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो इन दोनों का वाल्व जो होता है ये मेन एरोटा के द्वारा हमारे पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। बस यही तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसी को बोलते थे माइट्रल वाल्व भी बोल रहे थे हम, बाया अलिंद और बाया निलय, जिसको बोल रहे थे बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है ना। तो बेसिक बातें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बायो का सेक्शन है तो आपने थोड़ा सा अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करना है फिगर, और कुछ बातें बस लिख देनी है जो बताया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या आप इसका नोट्स बनाते रहिए, आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं तो नामांकित चित्र बनाते समय आपने ये फिगर बनाना है। फिगर बनाते समय आप ध्यान रखिएगा, फिगर आप तो बनाने का प्रैक्टिस कर ही लीजिए। बायो के 2-3 फिगर, एक तो हार्ट का फिगर जो पीछे बनाया था, तंत्रिका कोशिका उसका, और ये 2-3-4 फिगर तो हमारे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमें क्या होते हैं, हमेशा आते ही हैं। 2-3-4 बार आपने बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे होता है गर्भाशय, मेनली क्या होता है, गर्भाशय। ये होता है फेलोपियन ट्यूब होता है जिसको बोलते हैं फेलोपियन नलिका। ये होता है डेम होता है हमारा, एंडोमेट्रियम होता है, और इसको बोलते हैं सर्विक्स, और ये मेन हमारा क्या होता है, योनि, और ये क्या होता है, अंडाशय। ये हमारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। इनके पार्ट के अलग अलग मतलब मैं बात कर लेता हूं कि ये क्या काम करते हैं हमारे। तो यहाँ पे हमारा मेन काम क्या करता है कि मादा जनन तंत्र के कई भाग होते हैं। एक तो होता है अंडाशय जो कि अभी आपको दिखाया गया, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। यहाँ पे हमारा मेन काम क्या होता है, अंड, या हम बात कर लें
अंडाशय का मेन काम हमारा क्या होता है, अंडों का निर्माण यहाँ होता है। अंडों का निर्माण होने का मतलब जो भी हमारे मेन बेसिक्स अंडे का निर्माण होगा वो कहाँ होगा, अंडाशय में होगा। कहाँ होगा, अंडाशय में। इसके बाद बात कर लेंगे फैलोपियन ट्यूब। अंडों का निषेचन जो होता है हमारा वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, मेन निषेचन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसके बाद बात कर लेंगे गर्भाशय, जिसको बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं, यूट्रस। अंडों का स्थापना यहाँ होता है। स्थापना का मतलब देखिए गर्भाशय में ही हमारे क्या होते हैं, आगे 9 मंथ जो बेबी होता है या आगे बढ़ता है तो गर्भाशय में ही हमारा मेन काम क्या होता है, यहीं पे होता है। ठीक है ना। इसके बाद बात कर लें वजाइना, जिसको बोलते हैं योनि। यहाँ शुक्राणु योनि में क्या करती है, प्रवेश करती है। पतला सकरा मार्ग होता है। मांसपेशियां यहाँ पे हमारी क्या होती है, ज्यादा होती हैं। ये एक मांसल खोखली नली होती है। बाहरी जनन अंगों को गर्भाशय से क्या करती है, जोड़ती है। जो बाहरी जनन अंग होते हैं उसको गर्भाशय से जोड़ने का काम हमारा कौन करती है, योनि ही हमारा करती है। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात कर लूं तो योनि एक एस्ट्रोजन हार्मोन का हमारा क्या होता है, स्राव होता है। यह हार्मोन महिलाओं में रचनात्मक जनन अंगों में और स्तनों में के विकास में हमारा क्या करता है, मेन भूमिका निभाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आपसे पूछे तो एस्ट्रोजन हार्मोन आपको नाम याद हो, योनि से एस्ट्रोजन हार्मोन का हमारा स्राव होता है। ये महिलाओं में हम बात कर लेंगे जो हार्मोन हमारे होते हैं जनन अंगों के विकास, और हम बात कर लेंगे स्तनों के विकास में हमारा मेन भूमिका कौन करता है, यही करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। ठीक है ना। गर्भाशय, मासिक या हम बात कर ले प्रजनन से जुड़े कामों में हमारा क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, मेन भूमिका निभाता है। और गर्भाशय वह है जहां हमारा क्या होता है, भ्रूण या बच्चा क्या होता है, बढ़ता है। और ये बात आपको क्या कर लेनी है, बता देनी है। और ये ऐसे ही पॉइंट वाइज अगर आप लिखेंगे ना तो थोड़ा आपका ज्यादा इफेक्टिव होगा। बगल में आपने क्या कर देना है, इसका बस फिगर बना देना है। इसका क्या कर देना है, फिगर बना देना है। ये जो फिगर है हमारा ये बना देना है कि यहाँ योनि से हमारा क्या होता है, एंट्री करता है। यहाँ पे हमारा अंड का निर्माण होता है। अंड का स्थापना जो होता है वो गर्भाशय में होता है। फैलोपियन ट्यूब उसके निषेचन में हमारा क्या करता है, मदद करता है। तो ये बातें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और जब क्लियर हो जाएंगी तो आपके लिए क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। आप ध्यान यही रखेंगे कि पेपर में आपको एकदम क्लीन ये फिगर बनाना है। दूसरा, नाम और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें लिखनी है। तो खैर ये पेपर हमने क्या कर लिया, सेट फर्स्ट का पेपर कर लिया। आपको इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपके कुछ सजेशंस रहते हैं या कुछ आप बताना चाहते हैं तो आप निश्चिंत बताया करिए। जैसे एक बच्ची थी जिसका नाम था